अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक ऐसे दिल खराश वाक़े की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जिससे पूरी दुनिया को हिला के रखती है, और ये वाक़या शाम में पेश आया। मैं आपको एक बात बता दूँ नाज़रीन, जो आपने थंबनेल में पढ़ा वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तुर्किया में भी ज़लज़ला आया है, शाम में भी ज़लज़ला आया है। दोनों तरफ 7.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया है। लेकिन अब दोनों ममालिक में फ़र्क क्या है नाज़रीन? तुर्किया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, पैसा है, मदद है। आधा हिस्सा तुर्की का यूरोप में फॉल करता है। तुर्की के पास हर तरह की इमदाद मुहैया करने के वसाइल मौजूद हैं अपने लोगों को। वहाँ पर कितनी मुश्किल आ रही है। लेकिन शाम एक तबाहाल मुल्क है, शाम एक ज़बूहाल मुल्क है। देखिए, हम पाकिस्तानी, हम तुर्किया का नाम ले रहे हैं क्योंकि तुर्की के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, वो हमारा बरादर मुस्लिम मुल्क है। क्या शाम हमारा बरादर मुस्लिम मुल्क नहीं है? शाम पाकिस्तान से भी गया गुजरा है बेचारा। माली हालात अगर उसके देखे जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, जंग ने उसको तबाह करके रख दिया है। एक तरह से आलमी जंग लड़ी जा रही है शाम में, और उसने उसको तबाह करके रख दिया। कसूर चाहे जिसका भी हो, ये बहस नहीं है इस वक्त। अभी यहाँ मेरे पास सामने जो वाक़या है वो क्या है कि मलबे तले दबी एक खातून मलबे के नीचे ही बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद चल बसती है। इस वाक़े ने, और इस वाक़े की जो फुटेज है, इसकी जो वीडियो है और जो तस्वीरें हैं, इससे पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। मैंने जो क़यामत के बारे में सुना था, मेरे ख्याल है इसी को क़यामत कहते हैं, और कुछ नहीं है क़यामत के अलावा। अब ये कहाँ का वाक़या है? शाम का शहर है हलब, वहाँ का वाक़या है। और मलबे तले दबी खातून बच्चे को जन्म देकर ज़िंदगी की बाजी हार गई। अब होता ये है कि रोज़ाना दिलखराश वाक़यात आ रहे हैं तुर्की से, शाम से। एक और वाक़या, शायद उसकी वीडियो आपने देखी हो, मैं वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर कैप्शन में भी मौजूद है अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। एक छोटी बच्ची, मेरे ख्याल है उसकी उम्र 5-6 साल होगी, और उसकी बहन जिसकी उम्र 3-3.5 साल या 4 साल होगी, वो दोनों मलबे तले दबे हुए हैं, और बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको संभाल रही है, उसको सहारा दे रही है, और नजर दोनों मलबे तले दबे हुए हैं। वो वीडियो देख के एक दफ़ा दिल दहल जाता है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो हुई है नाजरीन। तो इस पर, और इसके साथ साथ अब जो सूरत हाल है मैं आपको वो बता दूं नाजरीन, तुर्की और शाम में हुआ क्या है। फ़िलहाल जो तादाद है अमवात की, वो 7,000 हो चुकी है। 7,000 लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। और ये तो एक वाक़या ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और मलबे तले जन्म दिया। अच्छा, मज़े की बात, मैं मज़े की बात तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, क्या कह सकते हैं। बच्चा महफूज है, माँ चल बसी। उसकी वजह ये भी हो सकती है ना कि मलबे तले तो वो दबी थी, एक तो सफोकेशन तो होती होती है। दूसरा नाजरीन ये कि वो जो एक प्रॉपर एक तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद जो डिलीवरी की जो एक जितना प्रोसीजर होता है उसका, जो वो चाहिए था वो नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी उस सब के अंदर। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक बात थी। वो एड फराहम नहीं हो सकी उस औरत को बर वक्त। अब पता नहीं, अगेन मैं मानता हूँ शाम के हालात बहुत बुरे हैं, मगर न जाने उस मलबे तले क्या कंडीशन होगी। अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी होता तो पता नहीं वो वहाँ तक एड, वो पूरा साजो सामान पहुँचा सकता या ना पहुँचा सकता। अच्छा, अभी तक आपको मैं बताऊँ कि 7,824 हलाकतों की तादाद है। ये मुकम्मल यानी तुर्की और शाम दोनों को मिलाकर है। और मलबे में फंसे जिंदा अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स कोशिश कर रहे हैं। ज़लज़ले के बाद से लेके अब तक, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको ज़लज़ले के बाद से लेके अब तक 120 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हुए हैं नाज़रीन। कहा जा रहा है कि शाम और तुर्की में मजमूई तौर पे 10,000 से ज़ायद अमवात का ख़दशा है। 10,000 से ज़ायद। पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था मेरे ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा तबाही तो यहाँ मच चुकी हुई है फ़िलहाल। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया था। ये एक ज़लज़ला नहीं था, ये 2 ज़लज़ले थे जो नाज़रीन आए थे। ये मेरे लिए मतलब डर जाता है इंसान। और असल तबाही उसने, तो होता है क्या है, 7.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आ गया, उसने चूल्हे हिला दी, उसने बिल्डिंग्स को कर दिया कमज़ोर।
اب بلڈنگز کمزور ہیں، اس کے چند ہی سیکنڈ یا شاید منٹ کے بعد 7.6 کا ایک اور زلزلہ آتا ہے، تو رئیسی کثر تو نکل گئی نا وہیں پہ. تو وہ بلڈنگ جس کی بنیادیں پہلے ہل چکی تھیں، وہ عمارتیں جن کی بنیادیں ہل چکی ہوئی تھیں، وہ دھڑم سے زمین بوس ہو گئی. اب سے ابھی تک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور شام میں کم و بیش 6,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے ترکیہ میں 5,894 جبکہ شام میں 1,932 افراد جان سے گئے ہیں. ترکیہ میں 31,000 افراد زخمی ہیں. 31,000. اب آپ سوچیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ میڈیکل ایڈ چاہیے ہوگی ان کو. یہ میڈیکل ایڈ بہت ضروری ہے دینا. ہم نے پاکستان نے بھی ایک اپنا طیارہ بھیجا ہے جو کہ میڈیکل ایڈ لے کر جائے گا. اب یہ میڈیکل ایڈ اس وقت 31,000، دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہی کیوں نہ ہو، وہ 31,000 افراد کو میڈیکل ایڈ نہیں دے سکتا. تو پوری دنیا کے ممالک کو اس میں آنا پڑے گا اور یہ سارا کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد جناب کہا کیا جا رہا ہے، شام کی جو تباہی ہے، اب خبر رساں ایجنسی ہے AFP، اس کے مطابق وہاں پہ سینکڑوں افراد ہلاک تو ہو چکے ہیں اور وہاں پہ زلزلے کے باعث 1,602 افراد جان سے گئے ہیں. 1,602 افراد. اچھا، اس کے بعد ابھی ہمارے پاکستان کی طرف سے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک خصوصی طیارہ جا چکا ہے ترکیہ. ترجمان NDMA کے مطابق C-130 طیارے میں پاک فوج کے سرچ اور ریسکیو ٹیم کے ہمراہ 3 ٹن امدادی سامان بھی موجود ہے. آج صبح بھی ایک پرواز 15 ٹن امدادی سامان اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو لے کر ترکی روانہ ہو گئی ہے. ترکی ایک ٹھنڈا ملک ہے، اس وقت وہاں پہ شدید برف باری ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایسے میں کھلے آسمان پر تلے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ زلزلے سے بچ گئے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ ٹھنڈ سے مر سکتے ہیں. اب ملبے تلے جو لوگ دبے ہوئے ہیں نہ ان تک خوراک پہنچ رہی ہے. اب دیکھیں، جب آپ ایک تو ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ بھی -ڈگریز میں ٹھنڈ ہے، برف باری ہوئی ہے، ایک ٹھنڈ ہے، دوسرا وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ان تک نہ کوئی گرم کپڑا پہنچ پا رہا ہے، نہ ان تک خوراک پہنچ پا رہی ہے، نہ وہ رفع حاجت کر پا رہے ہیں. آپ یہ بھی سوچیں نا، 24 گھنٹے میں کیا انسان کو باتھ روم نہیں جانا ہوتا؟ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں. مجھے سوچ کے ڈر لگتا ہے. اور آخر میں نے جتنی بھی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں ناظرین، میں نے سب میں ریکویسٹ کی آپ سے کہ ہم سب دعا کریں، ہم سب اللہ کے پناہ مانگیں کہ یا اللہ یہ ہمارا ہی قصور ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے بچا. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.